नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मास्क पहनिए और जब भी मास्क पहने सही तरीके से पहने। हमने इसको लेकर के कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, जब तक कोरोना है, आप मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। मुंबई के पास पालघर में एक जहाज बीच से टकरा गया। इसके बाद उस पर फंसे 137 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया है। बताया गया कि जहाज के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि जहाज पर 80,000 लीटर डीजल मौजूद है, जिससे डीजल का रिसाव हो रहा है। बताया गया कि जहाज अलीबाग से निकला था, लेकिन ताउते तूफान की चपेट में आने के बाद ये जहाज समंदर में फंस गया। जिस जगह पर यह जहाज फंसा हुआ है वो जगह वड्राई है। वड्राई का ये समुद्री इलाका काफी पथरीला है। तो आप देखिए कि ये तेल इसमें से गिर रहा है और कोस्ट गार्ड ने बचाव अभियान चलाया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल था, जिसका रिसाव हो रहा है। तो महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर जहाज बीच से टकरा गया था और 137 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया। कोस्ट गार्ड ने बचाव अभियान चलाया और लोगों की जान बचाई गई। जहाज के निचले हिस्से को इसमें काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल मौजूद था, जिससे डीजल का रिसाव हो रहा है। बताया गया कि जहाज अलीबाग से निकला था, लेकिन ताउते तूफान की चपेट में आने के बाद ये जहाज समंदर में फंस गया। जिस जगह पर ये जहाज फंसा हुआ है वो जगह वड्राई है। वड्राई का ये समुद्री इलाका काफी पथरीला भी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। और कोस्ट गार्ड ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, हमने देखा कि जब ताउते तूफान का असर मुंबई में था, उस वक्त किस तरीके से बार्क P305 को में से पैसेंजर्स को निकालने के लिए अभियान चलाया गया था और काफ़ी मेहनत रंग भी लाई थी। और इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, 137 लोगों को इसमें से बचाया गया है। ये जो जहाज़ था जिसमें से डीजल का रिसाव भी हो रहा है और 80,000 डीजल इसमें था। जो जहाज़ का निचला हिस्सा है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। और ये जो इलाका है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये इलाका वड्राई है और ये समुद्री इलाका काफ़ी ज़्यादा पथरीला है। तो इसमें से कोस्ट गार्ड की मेहनत रंग लाती है। कोस्ट गार्ड बचाव अभियान शुरू करता है और लोगों की जान बचाई जाती है। समंदर में किस तरीके से जहाज फंसा, 137 लोगों की जान आफत में पड़ गई थी। ताउते तूफान की वजह से महाराष्ट्र में समंदर में ये जहाज फंस गया था और जो इसका निचला इलाका था वो बीच से टकराया। इसके बाद शुरू होता है कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। और जो जहाज से डीजल का रिसाव हो रहा था वो भी एक चुनौती था कोस्ट गार्ड के लिए। ऐसे में आग लगने का खतरा भी रहता है। तो डीजल के रिसाव के बीच, क्योंकि इसमें डीजल काफ़ी ज़्यादा था, 80,000 लीटर डीजल था जिसका रिसाव हो रहा था। 137 लोग इस जहाज़ में सवार थे और उसके बाद पहुंचते हैं कोस्ट गार्ड के अधिकारी, बचाव अभियान को शुरू करते हैं और 137 लोगों की जान बचाई जाती है। वड्राई का ये समुद्री इलाका है जहां पर जहाज फंसा और ये काफी पथरीला है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आशीष, हम तस्वीरें देख रहे थे क्योंकि 80,000 डीजल इसमें लदा हुआ था। एक तरफ डीजल का रिसाव, दूसरी तरफ 137 लोगों की जान आफत में, और कोस्ट गार्ड को कामयाबी मिली। जी, सबसे पहले मैं अहम तौर पे बता दूं, ये बाज जो है ताउते तूफान जब आया था तो गल्फ कंस्ट्रक्टर जो बाज था ये वही बाज है। गल्फ कंस्ट्रक्टर ही फंसा हुआ था, जिसके बाद उस वक्त नेवी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और 137 लोग जो इसमें क्रू मेंबर्स थे उन लोगों को बचा लिया गया था। लेकिन गल्फ कंस्ट्रक्टर जो है इस दौरान समंदर में ही रहा। समंदर में उसके अंदर रहने की मौजूदगी के दौरान उसको निकाले जाने के लिए एफकॉन जो कंपनी है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ उसमें तकरीबन 80,000 लीटर डीजल है और इसी वजह से ऑयल स्पिल का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। मद्देनजर कोस्ट गार्ड ने नजर बनाए रखी हुई है, साथ ही साथ जो है वाली पुलिस स्टेशन जो है वो नजर बनाए हुए हैं। ऑयल स्पिल ना होने पाए इसलिए जो है जो एफकॉन कंपनी है उसकी तरफ से ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, ताकि समंदर में खाली पड़ा ये जो बाज है जब तक उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस करके बाहर नहीं निकाला जाता तब तक जो है ऑयल स्पिल का खतरा ना हो, इसलिए ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं ताकि ऑयल स्पिल ना होने पाए। समंदर में ताउते के आने के बाद
ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था उस वक्त और 137 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन ये बात समंदर में ही तब से पड़ा हुआ था और 80,000 लीटर डीजल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। लिहाजा इसी के मद्देनजर जो है इस बाज को जो है बाहर निकाले जाने की कोशिश जारी है। गल्फ कंस्ट्रक्टर जो है इसके 137 रेस्क्यू किए गए हुए लोग पूरी तरह से सुरक्षित पहले ही बचा लिए गए थे, लेकिन अब इसके ऑयल स्पिल का खतरा ना हो इससे जो है कोस्ट गार्ड और बाकी जांच एजेंसियां कोशिश में जुटी हुई हैं। ठीक है आशीष, लौटेंगे आपके पास। दरअसल चिंता की बात यह है कि इस जहाज से अब तेल का रिसाव हो रहा है। इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। ये जहाज टाउटे तूफान की वजह से एक चट्टान से टकरा गया था। जहाज से बहता डीजल समंदर में भी बहता नजर आया, जिसे समंदर में फैलने से रोकने के लिए कोशिश जारी है। तो ये वही बार्ज है जिसमें से 137 लोगों को पहले बचाया गया था और अब डीजल का रिसाव, क्योंकि जब तक इसको क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक वहां से जो डीजल का रिसाव हो रहा था उसको लेकर के कोस्ट गार्ड के अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोस्ट गार्ड ने बचाव अभियान चलाया और जो पहले इसमें लोग मौजूद थे 137 लोग, उनको बचा लिया गया। चुनौती यही थी क्योंकि डीजल काफी ज्यादा था, 80,000 लीटर। ऐसे में डीजल का रिसाव और फिर कोस्ट गार्ड वहां पर पहुंचते हैं। अब बचाव अभियान शुरू किया जाता है और जब तक यहां से इस जहाज को हटाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक जो रिसाव हो रहा है वो एक बड़ी चुनौती है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर से। वही बार्ज है जो टाउटे तूफान की वजह से समंदर में फंस गया था और इसमें डीजल भी मौजूद था। ऐसे में डीजल का रिसाव हो रहा था और जो ये समुद्र का इलाका है जहां पर ये बार्ज मौजूद है वो काफ़ी पथरीला इलाका है। वडाई इस इलाके को बोला जाता है और जो इसका निचला हिस्सा था, आप देखिए तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। निचला हिस्सा जो है वो बीच से टकरा गया था। इसको लेकर के जांच कमेटी भी बनाई गई थी क्योंकि जब टाउटे तूफान था तो अधिकारी बार बार बोल रहे थे कि इसको लेकर के चेतावनी दी गई थी। उसके बावजूद वहां पर से कर्मचारियों को हटाया नहीं गया, बार्ज को हटाया नहीं गया और फिर उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो लगातार कह रहे थे कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। अब डीजल का रिसाव हो रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। जो समंदर में ये जहाज है, ये बार्ज है और ये टाउटे तूफान के समय फंस गया था। समुद्री इलाका इसका जो है काफ़ी ज़्यादा पथरीला है। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल था जिसका रिसाव हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। मुंबई के पास पालघर में एक जहाज बीच से टकरा गया था जिसके बाद उस पर फंसे 137 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया था। बताया गया कि जहाज के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा था जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि जहाज पर 80,000 लीटर डीजल मौजूद है जिससे डीजल का रिसाव हो रहा है। बताया गया कि जहाज अलीबाग से निकला था लेकिन टाउटे तूफान की चपेट में आने के बाद ये जहाज समंदर में फंस गया। जिस जगह पर यह जहाज फंसा हुआ है वो जगह वडराई है। वडराई का ये समुद्री इलाका काफी ज्यादा पथरीला है। आशीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये एक बार फिर से क्लियर कीजिए कि ये वही बार्ज P305 है जो टाउटे तूफान की वजह से फंसा था? जी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये P305 नहीं है, ये गल्फ कंस्ट्रक्टर है जो कि समंदर में फंसा हुआ था। ताउते तूफान जब आया हुआ था उस दौरान समंदर के किनारे के हिस्सों में 20 नॉटिकल माइल्स पर इसे तैनात किया गया हुआ था। लेकिन समंदर में जब स्थितियां गंभीर हुई तो ऐसे में क्योंकि एंकर्स टूटे हुए थे लिहाजा ये पूरी तरह से अपनी दिशा भ्रम से जो हार्बर रूट है उससे हटकर सीधे पालघर के इलाके में जो समंदर का इलाका है वहां पे पहुंच गया था। इसमें उस वक्त 137 लोग मौजूद थे। उन सभी 137 लोगों को जब ताउते तूफान के SOS कॉल गए थे तभी जो है रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन बाज गल्फ कंस्ट्रक्टर जो है वो समंदर में ही छोड़ दिया गया था क्योंकि उसे बाहर निकालने के लिए जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस होना जरूरी है। लिहाजा एफकॉन जो है उस पूरे मामले में जुटा हुआ है कि उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिले। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा खतरा यही है कि उस बाज में जो समंदर में ताउते तूफान के आने के बाद से तब से वहां पड़ा हुआ है उसमें जो है 80,000 लीटर डीजल मौजूद है। लिहाजा कहीं ना कहीं ऑयल स्पिल का खतरा बनता चला जा रहा है और ऐसे में जब वो तट के किनारे के चट्टानों के बीच में आकर टकराया है तो ऐसे में निचला हिस्सा डैमेज हुआ है।
अभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके और ऑयल स्पिल के खतरे को जो है वो टाला जा सके। आशीष, ये बताइए कि जो टाउते तूफान के समय जिस वक्त लोगों को रेस्क्यू किया गया था, तो जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, क्या इसमें इतना वक्त लगता है? जी, उस वक्त किसी भी जो है बाज को समंदर में अगर भेजा जाता है तो ऐसे में कई सिक्योरिटी क्लियरेंस से उसे गुजरना पड़ता है, टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसे समंदर में उतारा जाता है। लिहाजा जब तौकते तूफान आया तो सबसे पहले जनहानि ना हो इस लिहाज से कोस्ट गार्ड नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। 137 लोगों को उस वक्त बचा भी लिया गया था, लेकिन बाज को निकाल पाना आसान नहीं था क्योंकि उसमें 80,000 लीटर तेल मौजूद है और साथ ही साथ जो है तौकते तूफान की वजह से वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुआ है। लिहाजा सिक्योरिटी क्लियरेंस काफी अहम हो जाता है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। डीजी शिपिंग के साथ साथ जो बाकी जांच एजेंसियां हैं उनसे भी वो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना जरूरी है। लिहाजा ये सारी चीजें जो है एफकॉन कंपनी की तरफ से फॉलोअप में की जा रही हैं, लेकिन इस बाज को जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने तक और बाहर निकालने तक का काम पूरा नहीं होता तब तक कोस्ट गार्ड और वालिव पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है उसके ऊपर निगरानी बनाए रखना। बिल्कुल आशीष, और हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि डीजल का रिसाव हो रहा है, 80,000 लीटर इस बार्ज में मौजूद है जो काफी ज्यादा होता है। ऐसे में डीजल के रिसाव से तो परेशानी और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, डीजल के रिसाव की संभावनाओं को तलाशते हुए ही सबसे पहले एफकॉन कंपनी के लोगों ने, जो कंपनी है उससे सिक्योरिटी क्लियरेंस होने से पहले अभी जो है वो ऑब्जर्वेट लगाए हैं। ऑब्जर्वेट वो चीज़ होती है जो अगर गलती से तेल का रिसाव होना शुरू हो जाता है बाज में तो ऐसे में वो समंदर में फैलने ना पाए, इसलिए वो ऑब्स्ट्रक्ट का काम करता है, रोकने का काम करता है, तो उसे जो है वो लगाया गया हुआ था। साथ ही साथ जो है समंदर में पुलिस मौजूद है वो इसको निगरानी का काम कर रही है कि ऑयल स्पिल ना होने पाए। जो अभी ऑयल स्पिल की कुछ हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं फुटेज में, वो साफ तौर पे वो हिस्से हैं जो डैमेज होने की वजह से थोड़े बहुत रिसाव की वजह से निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मेजर डैमेज नहीं है। लेकिन अगर स्थिति इसी तरह से लंबे समय तक बनी रही तो कहीं ना कहीं चट्टान के टकराने के बाद या फिर ऑयल का रिसाव अगर समंदर में होता है तो स्थितियां हाथ से बाहर जा सकती हैं। बिल्कुल, तो आशीष हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, यहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। एलओसी के पास तंगधार में ये हथियार मिले हैं। 3 AK-47 और 4 पिस्टल सुरक्षा बलों ने बरामद की है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां पर सेना और पुलिस ने साझा अभियान चलाया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, यहां पर सेना और पुलिस का ये साझा अभियान था जिसमें बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं। जसप्रीत, जिस तरीके से आपने देखा ये जो है सामान रिकवर किया गया है उसमें 3 AK-47 राइफल्स, 9 पिस्तौल और मैगजीन जो हैं वो बरामद किए गए हैं। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब का एरिया है, टंगडार में पड़ता है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और आपको मालूम है कि लगातार सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं आर्मी की तरफ से और पुलिस भी उसको सहयोग कर रही है। और ये देखा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द कहीं पे सामान तो नहीं है। ऐसा समझा जा रहा है कि उस पार से सामान जो है इस पार भेजा जा रहा है और उसके बाद जो है ये सर्कुलेट किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। लेकिन आर्मी ने पिछले 2-3 महीने से वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी है और सर्च ऑपरेशन लगातार फॉरेस्ट एरिया में किए जा रहे हैं और उसका ही नतीजा है कि आज भी भारी मात्रा में जो है ये सामान बरामद किया गया। जी रिफत, तो रिफत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। अब बात यास तूफान से हुए असर की। कोरोना के समय में इस तरह का अगर जलजमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज्यादा होगा। एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, ओटी में घुसा हुआ है, हर जगह पानी घुसा हुआ है। तो इसका कोई प्रशासन का ध्यान है और ना तो कोई मेडिकल वाले जो हॉस्पिटल वाले हैं किसी को ध्यान नहीं। बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा चुके यास तूफान की मार अब बिहार में भी पड़नी दिख रही है।
यास तूफान की वजह से बिहार में हो रही भारी बारिश बिहार के ज्यादातर जिलों में आफत का सबब साबित होने लगी है। पटना, दरभंगा, हाजीपुर और गया में तो बारिश की वजह से अस्पतालों में सैलाब जैसा नजारा दिखने लगा है। पानी भरने की वजह से अस्पताल अब तालाब जैसे नजर आ रहे हैं और अस्पतालों में पानी इतना भर चुका है कि दवाएं और दूसरे जरूरी सामान तैरते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इलाज के लिए भर्ती मरीजों को पानी से बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। तो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से जो अस्पताल हैं वो पानी पानी हो गए हैं और कुछ घंटों की बारिश के बाद जो यास तूफान का असर है वो यहाँ पर देखने को मिला। और इसके बाद आप देखिए बिहार के कटिहार में वार्ड में पानी घुस गया, दरभंगा में अस्पताल के अंदर पानी है और पटना में आप देखिए जो जरूरी दवाइयां हैं, दस्तावेज हैं, वो तैरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के हाजीपुर का भी हाल यही है, आईसीयू वार्ड में पानी भरा। और इसके अलावा गया की तस्वीरें आप देखिए और पश्चिम बंगाल के मालदा में तो मरीज किस तरीके से बेहाल है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो यास तूफान का असर है वो हुआ है पश्चिम बंगाल में और उसके बाद बिहार में भी असर देखने को मिला है। और बारिश से पहले, मॉनसून से पहले ही जो सरकार की तैयारियां हैं मॉनसून को लेकर के, उसकी पोल खुल चुकी है। तो सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, यास तूफान की मार किस तरीके से पड़ी है ये आप देख रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना केस घटे हैं। 24 घंटे में 1000 से कम केस आए हैं। ये राहत की बात है क्योंकि दिल्ली अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। 24 घंटे में सिर्फ 956 नए केस आए हैं और संक्रमण दर भी 1.19% है। एक दिन में कोरोना से 122 लोगों की मौत हुई है। तो ये एक राहत वाली खबर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोमवार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और फैक्ट्रीज दिल्ली में खुल जाएगी। और इस बीच जो कोरोना केसेस हैं वो कम हुए हैं। 24 घंटे में 1000 से कम केस आए हैं, 956 केस आए हैं। संक्रमण दर जो एक वक्त पर दिल्ली में 33% थी वो घटकर 2% से कम हो चुकी है। और ये सब असर है लॉकडाउन का। ऐसे में बार बार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि केसेस तो कम हुए हैं लेकिन जिम्मेदारी कम नहीं हुई है। प्रियंका, एक वक्त में संक्रमण दर 33% थी, अब 2% से कम है और 24 घंटे में केसेस भी 1000 से कम है। और जिस तरीके से ये कोरोना वेव जो दिल्ली में आई है उस पूरे दौरान में ये सबसे कम मामले आज दर्ज किए गए हैं। 956 के तकरीबन ये मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि मौत की बात की जाए तो 122 लोगों की मौत अभी भी कोरोना के चलते हुई है। तो मामले जरूर कम हुए, संक्रमण दर तो 34% के लगभग तकरीबन कम हो गया है और इसी के चलते दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया जो है उसको भी शुरू किया गया है। लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, इसीलिए सरकार की तरफ से भी लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि पूरी एहतियात बरतनी है, पूरी सावधानियां बरतनी है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, वरना दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा अगर मामले बढ़े। तो फिलहाल खबर यही है कि जब से ये कोरोना की जो दूसरी वेव है वो दिल्ली में आई है उसमें सबसे कम मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या भी अब कुल 13,000 दिल्ली भर में रह गई है। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका, तो दिल्ली में कोरोना के केसेस कम हुए हैं लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो अभी भी ज्यादा है। बिहार के अस्पतालों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बिहार के कटिहार जिले के सदर अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। कटिहार के सदर अस्पताल में भी बारिश होने के बाद पानी घुस गया। हालात ये हो गए कि पूरे अस्पताल में घुटनों से नीचे पानी नजर आया। अस्पताल में पानी भरने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई, साथ ही सरकार के सभी दावों की भी पोल खोल गई है। ओपीडी समेत वार्डों में पानी घुसने की वजह से डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड में पानी घुस जाने से बेड पानी में डूब गए। बताया गया कि अस्पताल में पानी भरने से कई डॉक्टर भी नहीं पहुंचे क्योंकि अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा हुआ था। पूरा हॉस्पिटल के अंदर पानी आ गया है तो दिक्कत तो हो ही रहा है। कैसे काम कर रही हैं? पानी में ही काम कर रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ना ड्रेस पहन पा रहे हैं। पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है, काम कर रही है, हर जगह पानी है। ऐसे में मरीजों का क्या होगा? मरीज का फिर भी किसी भी हाल में तो हम लोग को देखभाल करना ही है। कोरोना संकट के बीच जोरदार बारिश ने बिहार के अस्पतालों में मॉनसून से निपटने की तैयारियों की पोल खोल दी है।
यास तूफान का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। लगातार बारिश होने के बाद वहां का डीएमसीएच अस्पताल भी पानी पानी हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि पानी वार्ड तक पहुंच गया है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी है। बेड, डॉक्टर और दवाई से जूझ रहे मरीज के परिजनों को बरसात ने बेहाल कर दिया है। पानी निकलने का कोई मुकम्मल इंतजाम भी नहीं होने की वजह से अस्पताल में सैलाब आ गया है, जबकि अभी मानसून आने वाला है। पानी अभी आया है थोड़ा देर पहले। अच्छा, आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले। हाँ। कोई देखने आया? कोई देखने के लिए नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दरभंगा डीएमसीएच जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है? गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आप लोग को ये मेडिसिन वार्ड जो है, फर्स्ट मेडिसिन वार्ड में इस तरह का परिस्थिति है। इतना जो परसेंट है इन्फेक्शन वाले लोग बोल रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, उस कोरोना से पहले दूसरा इन्फेक्शन यहाँ प्रवेश कर जाएगा पर्सन को। और जो उनको गाइड कर रहा है वो भी और पर्सेंट हो जाएगा यहाँ पे। कोई आया देखने? कोई नहीं आया है। कोरोना संकट के बीच जोरदार बारिश ने बिहार के अस्पतालों में मानसून से निपटने की तैयारियों की पोल खोल दी है, क्योंकि पटना के एक अस्पताल को देखकर तो ऐसा लगा कि वो अस्पताल नहीं बल्कि तालाब है। डॉक्टर का कमरा हो या दवाइयों का, हर जगह पानी भर गया। बद इंतजामी का आलम यह कि बारिश के गंदे पानी में दवाइयां तैरती नजर आई, जिसे अस्पताल के कर्मचारी जल्दी जल्दी हटाते दिखे। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अस्पताल में भरा पानी। ऐसे में अस्पताल में काम करने वालों और वहां इलाज करवाने आने वालों दोनों की मुसीबतें बढ़ गई। नौबत यह आ गई कि कोरोना टेस्ट करवाने आए लोगों ने जैसे तैसे अपनी जांच करवाई। अस्पताल के कर्मचारी भी कोरोना के कहर के बीच इस तरह के हालात से परेशान नजर आए। सरकार को बार बार इसके लिए आवेदन दी जाती है कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रायः इसमें जल जमा होता है। पिछले साल इसके लिए सरकार ने पनसोखा तक बनाया, लेकिन पनसोखा का हमको तो लगता ही नहीं कि कोई काम हो पाया है। इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बरसात में इस जयप्रभा का ये हाल है, तो प्रायः इसका ही हाल होता है। इस समय में इस तरह का अगर जल जमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जनरल ओपीडी चालू रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग मरीजों का निष्पादन करें। बिहार में यास तूफान से के प्रभाव से लगातार हो रही बारिश ने सूबे की निकासी व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों की पोल खोल दी है। राजधानी पटना समेत कई जिलों के अस्पतालों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से अस्पताल तो बेबस नजर आए ही, मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। दो तस्वीरें दरभंगा और पटना के अस्पतालों की है, जहां पानी निकलने का इंतजाम नहीं होने की वजह से बारिश का पानी अस्पताल में भर गया। बिहार के हाजीपुर में भी बदहाली की ऐसी ही तस्वीर दिखी। वहां के अस्पताल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना भरा हो। एक कमरे को देखकर तो ये फर्क करना मुश्किल हो गया कि वहां बारिश का पानी भरा है या गटर का। एक तो गंदा पानी, ऊपर से उसमें तैरती बोतलें, ग्लव्स और कचरा। जल जमाव की वजह से अस्पताल में रखी फाइलों और जरूरी दस्तावेजों को भी नुकसान हुआ, जिन्हें वहां के कर्मचारी बचाने की कोशिश करते नजर आए। इन लोगों के सामने मुश्किल ये थी कि वो जरूरी कागज बचाएं या फिर मशीनों को हटाएं, क्योंकि बारिश का पानी हर जगह घुस चुका था। पूरा अस्पताल ऑलमोस्ट जलमग्न हो गया एकदम। हम लोग इमरजेंसी चला रहे हैं अभी। इमरजेंसी को ऊपर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है नया बना है मरचोरी में, उसी में थोड़ा शिफ्ट कर दिए हैं। थोड़ा ऊंचाई पे है, इसलिए वहाँ उसमें पानी आने का खतरा नहीं है, वहीं से इमरजेंसी चल रहा है। इमरजेंसी में घुसा हुआ है एक्सरे मशीन, एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, ओटी में घुसा हुआ है, हर जगह पानी घुसा हुआ है। बिहार में यास तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमरा गई। क्या हाजीपुर, क्या गया, हर जगह एक जैसा नजारा देखने को मिला। हर अस्पताल पानी पानी नजर आया, जिसके बाद सरकार के दावों की पोल खुल गई। हाजीपुर सदर अस्पताल भी पानी पानी हो गया। अस्पताल के कैंपस से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक में पानी जमा था। वार्ड से निकालकर मरीज के परिजन अपने अपने मरीजों को दूसरे स्थानों पर ले गए। जो नहीं ले गए वो अब भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। यास तूफान ने बंगाल का हाल भी बेहाल कर दिया है। वहां भी तूफान अपने साथ बर्बादी लेकर आया। कोरोना से लड़ाई के बीच बंगाल के कई शहरों के अस्पतालों में भी बारिश का पानी भर गया, जिसने वहां भर्ती लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मालदा के एक अस्पताल में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पानी से भरे इमरजेंसी वार्ड में लोगों का इलाज करना पड़ा।
वहां मरीज जिस बेड पर लेटे हुए थे उसका निचला हिस्सा पानी में डूबा नजर आया और उनके परिवार वाले उसी पानी में खड़े दिखे। स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसी बदहाली के बीच मरीजों की देखभाल करना पड़ा और बारिश का पानी इसके अस्पताल कोने कोने में भर गया। बाहर हो या अंदर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखा। ये पानी ऑपरेशन थिएटर में भी घुस गया और हैरानी की बात यह कि पानी से भरे ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर लेटा मरीज दिखा। कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो छाता लेकर अस्पताल पहुंचे, जबकि एक मरीज हाथ में ड्रिप लेकर पानी में घूमता दिखा। बिहार में दरभंगा में हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। यास तूफान के समय आसमानी बिजली गिरने से एक पेड़ जलकर राख हो गया। बताया गया कि एक दिन पहले आसमानी बिजली गिरने से ताड़ के पेड़ में आग लग गई थी और वो तेज लपटों के साथ ही जलने लगा। पेड़ से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यास तूफान के समय लगातार तेज हवाएं चल रही थी और आसमानी बिजली भी कड़क रही थी। इस बीच बिजली ताड़ के पेड़ पर आ गई, जिसमें उसमें आग लग गई। बिहार में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। मधुबनी में लगातार हो रही बारिश के बाद एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गया। बताया गया कि लगातार बारिश होने की वजह से मकान में दरार आ गई थी। अचानक ही ये मकान जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ही लोग मकान खाली कर चुके थे, जिसकी वजह से लोगों की जान बच गई। तो बिहार के मधुबनी की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ये मकान जमींदोज हुआ है। लगातार बारिश की वजह से ये मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गया। तो यहां पर यास तूफान का असर देखने को मिला। यास तूफान की वजह से बिहार के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई और कई घंटों की बारिश के बाद ये मकान गिरा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी मोटी दरार पहले पड़ती है, उसके बाद मकान धराशायी होता है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब थमता दिख रहा है। कोरोना के घटते केस को देखते हुए कई राज्यों ने अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है, तो कई दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन में ढील देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में अब कोरोना के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह जीतने की जिम्मेदारी लोगों पर आती दिख रही है, क्योंकि लॉकडाउन में मिली छूट के समय कोरोना नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। फिर से सख्त लॉकडाउन से बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है और अगर लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी ना करें तो फिर से कोरोना ही नहीं, लॉकडाउन से भी बचा जा सकता है। तो आप देखिए कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन जो ये लापरवाही है ये लोगों को भारी पड़ेगी, क्योंकि बेवजह जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनकी वजह से फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो अगर हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए और लॉकडाउन से बचना है तो मास्क सही तरीके से पहने, बाजारों में भीड़ जुटाने से बचे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शादी समारोह में जाने से बचे, क्योंकि जो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं और दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लागू हुआ था। उसके बाद सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, लेकिन अगर लोग लापरवाही बरतते हैं तो फिर से लॉकडाउन लग सकता है। लापरवाही की कुछ तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से सामने आई है। वहां शादी के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया गया, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पार्टी में शामिल लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना ही मास्क पहनना जरूरी समझा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा एक पार्टी होती है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन कोई भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझता है। सवाल ये खड़ा होता है इन तस्वीरों को देख करके कि ऐसे कैसे हारेगा कोरोना, और ये लापरवाही लोगों को भारी पड़ेगी। ऐसी तस्वीरें सिर्फ गुजरात की नहीं हैं, बिहार में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिहार के सीतामढ़ी में एक शादी समारोह के समय कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस समारोह में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। बारात के लिए बैंड बाजे का इंतजाम तो था ही, खाने के बाद लोगों के मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया था। मंच पर बार बालाएं ठुमके लगा रही थी, वहीं मंच के नीचे लोग झूमते दिखे। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, किसी के भी चेहरे पर मास्क तक नहीं था।
कि बिना मास्क के मुस्कुराने से क्या फायदा। कोरोना पर जीत हासिल करने की तमाम कोशिशों को तब धक्का लग जाता है जब लापरवाह लोग नियमों को ना मानने की जिद पर उतर आते हैं। ऐसे लोग सख्त नियम बनाने के बावजूद ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना ही इन पर पाबंदियों का कोई असर होता है। ऐसे लोग देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हैं जिनकी लापरवाही की हदें पार करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के बेलगावी से भी ऐसी ही एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है, जिसको देखकर पता लग जाएगा कि देश में कोरोना पर लगाम लगाने में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी। कर्नाटक के बेलगावी में बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होकर लोग जश्न मनाते दिखे। ये लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। सैकड़ों लोग घंटों तक बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के समय कोरोना का खतरा बढ़ाते रहे। तो कर्नाटक के बेलगावी की ये तस्वीरें हैं और लोग जश्न मनाकर कोरोना को दावत दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। भले ही देश के कई हिस्सों में नए मरीज कम हुए हैं, लेकिन नए मरीजों की मिलना और मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसलिए ये वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है, लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं। इस समय टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है। वहां एक पार्टी के समय कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जबकि दूसरी तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है। वहां शादी समारोह में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। हालात नियंत्रण में है, लेकिन राज्य सरकार अभी भी कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। इसलिए खबर है कि उद्धव सरकार पहले से लागू सख्ती 1 से 2 हफ्ते तक और बढ़ा सकती है। हालांकि इस बीच कुछ जरूरी चीजों में छूट दी जाएगी। फल, सब्जी और दूध की दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसका संकेत खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया। इस संबंध में जल्द ही आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक टास्क फोर्स की सलाह के बाद लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत देने के संबंध में फैसले भी लिए जा सकते हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यही पॉलिसी के तहत जो है यहाँ पर देखें पुलिस दादर मार्केट पहुंची हुई है। एक समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो दुकानें नहीं खोलेगा। सब्जी मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद होगा। और सबसे अहम बात ये कि अगर सब्जी मार्केट उसके बाद भी अवैध तरीके से चल रहा होगा तो बीएमसी की गाड़ी उस दुकान को सीधे यहाँ पर उठा लेगी, यानी कि माल तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी का असर है कि इस वक्त कोरोना के केसेस में महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे जो है वो कमी आई है। और यही वजह है कि स्थितियां जो है अब पूरी तरह से नियंत्रित हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी लॉकडाउन बढ़ाया रखा जाएगा। साफ तौर पे जो संकेत मिल रहे हैं अगले 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन हालात जो है मुंबई में वो कंट्रोल हुए हैं क्योंकि पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। किसी भी तरह की दुकान खुली रहेगी तो उसके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं संदीप बोल। पाकिस्तान की सेना पीओके में हमास की तर्ज पर लोगों को ढाल बना रही है। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पीओके के फैज गांव में पाकिस्तान की सेना ने अपने अड्डे बना रखे हैं। वहां से वो भारतीय सीमा में फायरिंग के लिए गांव वालों को ढाल बनाते हैं। पीओके के रावलाकोट इलाके का एक वीडियो सामने आया है, साथ ही एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है जिसमें वहां के लोग पाकिस्तानी सेना के ऊपर आरोप लगाते सुनाई पड़ते हैं। वहां रहने वाले ये आरोप भी लगाते हैं कि पाकिस्तान ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और कहने पर वो उसकी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। संदीप, जो ये आरोप लगाए हैं क्योंकि अब पाकिस्तान लोगों को ढाल बना रहा है। बिल्कुल, ये लगातार पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान हमेशा से ही उन गांवों के आसपास अपनी छावनियां बनाता है और वहां से जो है वो भारतीय सीमा पे गोलीबारी करता है और उसके बाद जब भारतीय सेना उसका जो रिटेलिएशन करती है तो उसके बाद अगर कोई नुकसान उनको पहुंचता है तो उसका मसला लेकर वो चला जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कि वो भारतीय सेना जो है सिविलियन एरिया में फायरिंग करे। लेकिन असली सच्चाई यही है, जो वीडियो है यही असली सच्चाई है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो किस तरीके से ह्यूमन शील्ड बना रही है। पाकिस्तान जो पीओके जो है, पीओके में जितने भी गांव, खास तौर पे कि ये जो वीडियो है ये रावलाकोट के एक गांव का है जहां पे लोगों की ज़मीन पर जो है
पाकिस्तानी सेना आई और वहाँ पे जो है अपने कैंप लगा के बैठ गई। और जब उनसे पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि 2 दिन में चले जाएंगे, 5 दिन में चले जाएंगे, तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जो गांव के लोगों ने जो वीडियो बना के जो है पोस्ट किया है और उसके साथ ही कुछ ऑडियो भी जो है जिसमें कि उनकी जो हरकतें हैं पाकिस्तानी सेना की वो भी बताई गई है, किस तरीके से जब उनके जो परिवार वाले, उनके घरों की बहू बेटियां जो उस रास्ते से जाते हैं तो किस तरीके से वो बर्ताव करते हैं। तो ये तो हकीकत है पाकिस्तानी फ़ौज की। पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से ही लोगों को जो है ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश में रहती है, फिराक में रहती है, और उन्हीं की आड़ से जो है इस तरीके से भारतीय सीमा में जो फायरिंग करती रही है। हालांकि अभी सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता और कभी भी वो किसी भी जो सहमति है उसको तोड़ सकता है। तो ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि पीओके में किस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ के कश्मीरी लोगों को जो है उन पर बर्बरता करती है, अपनी जो है मनमानी उनको थोपी जाती है। क्योंकि आप अपने जो खुद की ज़मीन पर अगर फौजी बिना बताए वहाँ कैंप करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ फौज की ही बात सुनी जाती है। वहाँ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो है उसको हटाने की कोशिश भी नहीं की जाती है। और आम लोग जो है वहाँ, आम गांव वाले जो है उनकी तो हालत आप समझ ही सकते हैं। तो ये हकीकत है, पीओके में जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज के जो बर्बरता है उसको झेलना पड़ता है। और हमास जिस तरीके से ह्यूमन शील्ड के तौर पर जो है अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है, उसी तरीके से अब वहीं के लोग जो है पाकिस्तानी फ़ौज को हमास का जो है नाम दे रही हैं। बिल्कुल संदीप, और इस वक्त पाकिस्तान में भी कोरोना की आफत है और देश आफत में है, उसके बावजूद वहाँ की सेना भारत के खिलाफ साजिशें रचती रहती है। देखिए, ये तो उनकी कह सकते हैं कि अगर उनकी फ़ौज की रेलेवेंस की बात करें तो उनकी फ़ौज की यानी पाकिस्तानी फ़ौज का रेलेवेंस ही कश्मीर को लेकर है। अगर उसको अपने आप को अपना रेलेवेंस पूरे पाकिस्तान में दिखाना है तो उसको कश्मीर का मसला निकाल के रखना ही पड़ेगा हमेशा से। हालांकि अभी फ़िलहाल जो है सीज़ फायर है और गोलीबारी नहीं हो रही है, लेकिन जो हरकतें हैं वो कैसे छोड़ सकते हैं पाकिस्तान, और यही वजह है कि इस तरीके की हरकतें आए दिन देखने को मिलती है। आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान की फ़ौज जो है आर्टिलरी फायर करती है, सीज़ फायर वायलेशन करती थी पहले, और उसके बाद जो है हमारे जो सिविलियंस को जो है वो टारगेट करती थी, लेकिन भारतीय सेना ने कभी भी पाकिस्तान के सिविलियन को कभी टारगेट नहीं किया रिटेलिएशन में। लेकिन अब उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान की फ़ौज अब गांव के अंदर ही बैठकर जो है वहाँ पे उन्होंने अपने गन पॉइंट लगा रखे, वहाँ अपनी मिलिट्री छावनियाँ बना रखी है और वहीं से वो अटैक करते हैं। और जब भारतीय सेना रिटेलिएट करती है तो वहाँ पे नुकसान होता है। तो यही वजह है कि सबसे मेन चीज़ जो है पाकिस्तान की फ़ौज ने इस वक्त अपने दिमाग में रखा है कि लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाया जा सके और जिसके चलते उनको भी जो है थोड़ी सेफ्टी मिले, क्योंकि भारतीय सेना बिल्कुल संदीप, तो अब गोलीबारी के लिए पीओके में पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों को ढाल बनाया है ताकि वहां से वो गोलीबारी कर सके।